एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आज भी आपको काफ़ी लेट मिल रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि रेगुलर यानी कल से रेगुलर वीडियो आपको 8 बजे या 8:30 बजे तक मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने वजन से ही डूब जाता है। अगर आप किसी चीज़ में या किसी क्षेत्र में महारत हासिल है आपको, यानी कि उस पर कमांड है, आपकी किसी सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, या फिर कोई चीज़ आपको बहुत बेहतर आती है, उस पर आप कभी घमंड मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो घमंड आपको ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाए और चीज़ें आपसे गलत हो जाएं। तो इसलिए जो कुछ भी आता है आपको संयमित रहिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि जिस पेड़ पर जितने ज़्यादा फल होते हैं वो पेड़ उतना ही झुका होता है। कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं आपके सामने कि इतने सक्सेसफुल होते हुए भी वो काफ़ी शालीन हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी। मतलब कई ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो कभी भी घमंड मत करिए। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है, बनने लगी है बड़े सुधारों पर राजनीतिक सहमति। ये बजट पर है न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है कि ऑक्सफोर्ड भी आज आत्मनिर्भरता का मुरीद, यानी कि जो भारत ने आत्मनिर्भरता दिखाई है उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुरीद हो गया है। तीसरी न्यूज़ है कि अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन में 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल करने पर यह बात बोली है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, बनने लगी है बड़े सुधारों पर राजनीतिक सहमति। वर्ष 2021 और 22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक झटके में जिस तरह से एक सरकारी बीमा कंपनी और 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया है, वे एक तरह से देश के बदले राजनीतिक परिदृश्य को साफ तौर पर परिलक्षित करता है। सोमवार को बजट के बाद भी कुछ नेताओं ने सवाल खड़ा किया, लेकिन जो तेवर थे उससे साफ होने लगा कि विरोध रस्म अदायगी भर है। कभी राजनीतिक विरोध की वजह से वर्ष 1997 में तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार को बीमा सेक्टर को निजी व विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का विधेयक अंतरिम समय में स्थगित करना पड़ा था। वर्ष 2021 में तत्कालीन राजग सरकार सरकारी के बैंकों में केंद्र की हिस्सेदारी घटाने का फैसला सारी तैयारियों के बाद भी लेने का साहस नहीं दिखा पाई थी। जानकारों का कहना है कि वित्तीय सेक्टर में बड़े सुधारों, इकोनॉमी की जरूरतों और इस पर बनती दिख रही राजनीतिक सहमति निवेश समुदाय को भारतीय बाजार के प्रति आश्वस्त करेगी। तो ये कुछ लोग की नज़र में ये काफ़ी अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि जो लोग ये मानते थे कि मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, तो उनके जो ये सोचते हैं उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी। क्योंकि अगर सरकारी बैंकों को बेचने की बात हो रही है तो आगे भी चलकर जो बैंक घाटे में है या फिर जो सरकारी कंपनियां घाटे में हैं उन्हें बेचा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑक्सफोर्ड भी आत्मनिर्भरता का मुरीद। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र का ऑक्सफोर्ड भी मुरीद हो गया है। उसने वर्ष 2020 के सबसे प्रचलित शब्द के रूप में इसका चयन किया है। इसका चयन ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के परामर्शी मंडल ने शामिल भाषा विशेषज्ञ कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम और अमेजॉन फ्लोएक्सेस ने किया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा चयनित वर्ष का हिंदी शब्द एक ऐसा शब्द या उचित उक्ति होती है जो बीते वर्ष प्रकृति, मिजाज, माहौल और मानसिकता को व्यक्त करता है और इसे इसके स्थायी सांस्कृतिक महत्व के कारण चुना जाता है। नेक्स्ट है, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र के लिए भारत और अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत अगले 3-4 सालों में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ने इस मंगलवार को बेंगलुरु स्थित HAL के LCA तेजस विमान के उत्पादन की दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया। तेजस विमान के 48,000 करोड़ रुपए के सौदे पर HAL और रक्षा मंत्रालय के बीच करार पर दस्तखत बुधवार को राजनाथ सिंह एरो इंडिया स्पेस शो में करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहला है कि म्यांमार में तख्ता पलट से दुनिया चिंतित और नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी भारतीय मूल की भव्या। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल को
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य हैं और बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही हैं। नासा ने एक बयान में कहा कि लाल के पास अभियांत्रिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। लाल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं नीति समुदाय की सक्रिय सदस्य भी हैं। भव्या लाल ने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल एडवाइजरी कमेटी ऑन कमर्शियल रिमोट सेंसिंग में लगातार 2 बार सेवाएं दी हैं। इसके अलावा वह STPI में शामिल होने से पहले CSPTS LLC के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, म्यांमार में तख्ता पलट से दुनिया चिंतित। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को लेकर दुनिया भर में चिंता और आक्रोश है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत विश्व के कई देशों ने इस घटना की निंदा की है। अमेरिका ने म्यांमार के जनरलों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है। ब्रिटेन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के राजदूत को तलब किया है, जबकि म्यांमार के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा होने वाली है। भारत के पड़ोसी म्यांमार की सेना सोमवार को तख्ता पलट कर सत्ता पर काबिज हो गई है। देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन म्यांट सहित कई शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए देश में 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। गत वर्ष नवंबर में म्यांमार में हुए आम चुनाव में आंग सान की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि जिसको जरूरत उसी को सब्सिडी। पेट्रोलियम सब्सिडी में बड़ी कटौती, LPG की कीमत का बोझ आम जनता पर पड़ेगा। दूसरी न्यूज़ है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार की हरी झंडी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सरकार सब्सिडी के समूचे गणित को बदलने का मन बना चुकी है। बजट में इसकी साफ झलक दिखती है। सब्सिडी पर सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 5.96 लाख करोड़ की रिकॉर्ड राशि खर्च करनी पड़ी है, लेकिन यह कोरोना से उपजी स्थिति की वजह से हुआ है। अगर बजटीय प्रावधानों की बात करें तो 2020-21 में सब्सिडी के लिए 3,27,794 करोड़ रुपए की राशि आवंटित थी, जिसे अगले वित्त वर्ष के लिए 3,35,361 करोड़ रुपए किया गया है, यानी 7,567 करोड़ रुपए की वृद्धि। गौर से देखें तो स्पष्ट है कि अब जिसको जरूरत होगी सरकार उसे ही सब्सिडी देगी। कभी राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील रहने वाली पेट्रोलियम सब्सिडी में एक मुश्त 27,920 करोड़ रुपए की कीमत कमी की गई है। इसमें एक संदेश यह भी है कि घरेलू रसोई गैस यानी LPG पर अब ज़्यादातर लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं खाद्य सब्सिडी में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्यों को 8 विशेष क्षेत्र में विकास के लिए धन मुहैया कराएगा। 15वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, जिसे केंद्र ने मंजूर किया है। इन 8 क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के रखरखाव, उभरते हुए जिले व ब्लॉक, न्यायिक व सांख्यिकी शामिल है। आयोग ने इन 8 सेक्टर के लिए अगले 5 साल में 1,29,987 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की थी। 2021-22 के लिए राज्यों के राजकोषीय घाटे को GSDP के 4% तक निर्धारित करने की सिफारिश केंद्र ने स्वीकार कर ली है। आयोग ने हर साल राजकोषीय घाटे को कम करने की सिफारिश की है। 2022-23 में इसे 3.5% पर लाने की सिफारिश है। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलग से कोष बनाए जाने की सिफारिश अभी कहा गया है कि इस पर बाद में फैसला होगा। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है उम्मीदों के अनुरूप संतुलित बजट। बजट को लेकर कोई भी निष्पक्ष विश्लेषक यही कहेगा कि वित्त मंत्री ने वही किया जो इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है तरुण गुप्ता ने। दूसरा है सरकार की नाक रगड़ने की जिद। फिर वही किसान आंदोलन। सरकार चाहे कमजोर हो या मजबूत, किसी मसले पर उसके झुकने की एक सीमा होती है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है बहस के बजाय हंगामा। बजट पर जिस तरीके से किसानों के मामले में भी बहस के बजाय अब हंगामा किया जा रहा है, वो निंदा का विषय है, और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल।
पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुरूप संतुलित बजट। सोमवार को पेश हुआ आम बजट वादों और अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। यह सदियों में एक बार दस्तक देने वाली आपदा से निपटने में दृढ़ता दर्शाने वाला दस्तावेज है। शेयर बाजार ने उसे सलामी दी है और उसमें रिकॉर्ड तेजी जारी है। उद्योग संस्थानों और अर्थशास्त्रियों ने भी शुरुआती प्रक्रिया में बजट को सराहा है। हालांकि विपक्षी नेताओं द्वारा त्वरित आधार पर बजट को खारिज करने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच में बजट की गुणवत्ता के बजाय इस दौर की राजनीतिक विडंबना अधिक प्रतिबंधित होती है। बजट को लेकर कोई भी निष्पक्ष विश्लेषक यही कहेगा कि वित्त मंत्री ने वही किया जो विशेषज्ञों ने सुझाया है। इसमें तत्कालिक एजेंडा यही था कि महामारी से निपटने के साथ साथ कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को ही क्षति की पूर्ति की जाए। ऐसे में सरकार से तीन प्रमुख अपेक्षाएं थीं। पहली, यह कि कोरोना के कोप से बाहर निकला जाए। दूसरी, कि मानव पूंजी में निवेश बढ़ाया जाए। और तीसरी, यह कि बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाकर रोजगार सृजन और आर्थिक कायाकल्प के लिए मांग को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्यक्ष करों के साथ कोई छेड़छाड़ न करने को भले ही एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा हो, परंतु वास्तविकता यह भी है कि वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती में बढ़ोतरी, लाभांश कर और कारपोरेट एवं निजी आय कर की सबसे ऊंची दरों के बीच अंतर अभी भी चिंता का विषय स्वाभाविक तौर पर बना हुआ है। यह बजट भले ही संपूर्ण प्रतीत ना हो, परंतु पूर्णता को काल्पनिक होती है। समग्र रूप से यह बजट उपयुक्त है, जिसमें कई स्वागत योग्य विचार हैं। यह एक सुगठित दस्तावेज है जो हमारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लक्ष्य भले ही दूर हो, लेकिन इसके माध्यम से यही दिशा में आगे बढ़ा गया है। जीवन के किसी भी मोर्चे की भांति यहाँ भी सफलता विचार में नहीं, बल्कि उसे मूर्त रूप देने में ही निहित होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है। दिल्ली घेर कर बैठे किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि आगामी 6 फरवरी को देश भर में राजमार्गों का चक्का जाम किया जाएगा। इसका अर्थ केवल सरकार पर दबाव बनाना ही नहीं, इसकी सिरे से अनदेखी करना भी है कि 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली के समय दिल्ली में हिंसा का कैसा दिखावा या कैसा ढोंग हुआ था। देश को लज्जित करने वाला यह जो दिखावा हुआ था वह इसलिए नहीं हुआ था कि किसानों के बीच कुछ गुंडे घुस गए थे। यह इसलिए भी हुआ था कि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से तय करीब हर शर्त का चुन चुनकर उल्लंघन किया। जैसे फेक न्यूज़ एक हकीकत है, वैसे ही यह भी कि उन्हें कुछ मीडिया वाले ही फैलाते हैं। ये इतने सातिर हैं कि अपनी फर्जी खबर के जरिए राष्ट्रपति को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं। खैर, अब जब बजट ने एमएसपी खत्म होने के दुष्प्रचार की हवा निकाल दी है, तो किसान नेताओं और सरकार में वार्ता होनी चाहिए। बेहतर होगा कि सरकार खुद किसान नेताओं को फोन करके एक फोन कॉल की दूरी खत्म करे। किसान नेताओं का इससे कुपित होना स्वाभाविक है कि उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, लेकिन वे इससे अनजान नहीं हो सकते कि इस आंदोलन में जो हालात उपजे हैं, उनसे सबसे अधिक खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के ही मन की मुराद पूरी हो रही है। तीसरा आर्टिकल है। यह अजीब है कि सरकार की ओर से किसानों से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए सहमति व्यक्त किए जाने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई जिस तरह रहकर स्थगित हुई, उससे यही साबित होता है कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना ही था। समझना कठिन है कि जब विपक्ष के पास कृषि कानूनों के साथ ही किसानों के आंदोलन के मसले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा के दौरान अपनी बात कहने का अवसर है, तो वह उसकी तैयारी के बजाय हंगामा क्यों कर रहे हैं। ध्यान रहे कि विपक्ष के इसी रवैये के कारण कृषि विधेयकों के पारित होते समय संसद और खासकर राज्यसभा के अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी थी। तब विपक्ष इसलिए चिढ़ गया था कि सरकार ने उच्च सदन में इन विधेयकों के पक्ष में बहुमत कैसे जुटा लिया। अब वह किसानों के आंदोलन को भुनाने में जुट गया। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक विपक्षी नेता दिल्ली को घेर कर बैठे किसान नेताओं के पास दौड़ लगाने लगे हुए हैं। वास्तव में किसान आंदोलन अब विपक्षी दलों के सरकार विरोधी औजार में तब्दील हो गया है। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि ऋषभ पंत पुरस्कार के लिए नामित। ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मंगलवार को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के साथ आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप
पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आईसीसी ने पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप के लिए नामांकन दिया है। इस पुरस्कार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को पूरे साल मान्यता मिलेगी। तो ये आज का यानी कि 3 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।